गुड मॉर्निंग बच्चों। टेक्नो शिक्षा में आज आपके लिए क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस किताब के इस साल नाम बदल गए हैं। पुराना नाम होता था किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ठीक है, जो नया नाम इस किताब का, इस चैप्टर का है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अ स्टोरी। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास, कैसे हमें अभिलेख से इसके बारे में कहानी पता चलती है। आइए शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं टॉपिक, एक आरंभिक साम्राज्य, एन अर्ली एम्पायर। पहले हमने पाठ में पढ़ा था राज्य, आरंभिक राज्य पढ़ा था ना हमने पिछले वाले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में। अब हमारा है साम्राज्य। तो क्या फर्क है राज्य और साम्राज्य में? राज्य मतलब छोटा एरिया और साम्राज्य मतलब बड़ा एरिया। ये ब्रॉड टर्म के लिए यूज करते हैं एम्पायर यानी साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कैसे घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम राजा था, उसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य की सहायता से की थी, ये भी बताया था आपको। ठीक है, और चंद्रगुप्त का जो बालक था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का बालक था अशोक। इस पार्ट में हम इन 3 राजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अशोक के बाद और भी थे, और मौर्य वंश का अंतिम राजा वैसे वृहद्रथ था। ठीक है, वृहद्रथ जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। ठीक है, हम इस पार्ट में इन तीन लोगों के बारे में ही बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। देखिए, मैंने कहा एक आरंभिक साम्राज्य, इसके साम्राज्य की बात कर रहा है ये मौर्य साम्राज्य। इसमें 3 टॉपिक दिए हैं। पहला है मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, एडमिनिस्ट्रिंग द मौर्य एम्पायर, और हाउ इंपॉर्टेंट वाज द मौर्य एम्पायर। इन 3 टॉपिक्स के बारे में इसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, मैंने कहा साम्राज्य, देखिए इसलिए इसको साम्राज्य कहा गया है। आप ये लाल निशान देख सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है ना, ये थोड़ा सा नीचे चोल पांडे चेर का इलाका छोड़ दे तो ये पूरा का पूरा ये कवर करते हुए मौर्यों ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए अफगानिस्तान तक का एरिया उस समय संपूर्ण भारत एक करा था। ठीक है, इसीलिए से साम्राज्य कहा गया। मैंने कहा मौर्य साम्राज्य। आज का भारत का नक्शा आप देखते हैं यहाँ तक है, तो मैंने कहा इसमें नीचे का कुछ हिस्सा हमने छोड़ दिया, ये नीचे का कुछ हिस्सा हम छोड़ दें तो और यहाँ तक का भी हिस्सा इसमें शामिल कर लें, तो ये था मौर्य साम्राज्य में। ठीक है ना, तो मौर्य साम्राज्य में समझ आया, इसलिए इसको साम्राज्य कहा गया। आते हैं इसमें, हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य में 321 से 185, 321 टू 185 BCE। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट ईरा। अभी भी हम जीरो से पीछे ही पढ़ रहे हैं। 321 साल जीरो से पीछे और 185 जीरो से पीछे। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था हिस्ट्री का, जब हड़प्पा सभ्यता वाला पाठ पढ़ा था। BCE और BC एक ही चीज होती है। ठीक है, कहता है संस्थापक मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य, लगभग 321 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य मैंने कहा पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है वर्तमान में, और ये अफगानिस्तान आप जानते ही हैं। ठीक है ना, तो ये बलूचिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक भारत का जो मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। कहता है इनका पोता, पौत्र मतलब ग्रैंडसन यानी पोता, अशोक। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ध्यान रखना, पहले वाले वीडियो में हमने, पिछले पार्ट में हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा था। वो बिंबिसार अलग है, ये बिंदुसार अलग है। बिंबिसार मगध का संस्थापक, मैंने कहा हर्यक वंश का जो पहला राजा संस्थापक था बिंबिसार था। ये बिंदुसार है, ये मौर्य है, ये अशोक का डैडी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक है, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। अशोक ने कलिंग, आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो नक्शा है ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य में हमने एक कर लिया था। मतलब हमने उड़ीसा, जो अभी तक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, उसको भी अशोक ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, आधुनिक उड़ीसा जिसको हम कहते हैं कलिंग। ठीक है, अशोका कैन बी कंसिडर्ड द फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया। जो अर्ली इंडिया का सबसे फेमस रूलर में से एक अशोका को कंसिडर किया जाता है। कहता है अशोका द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का सबसे ज़्यादा फेमस रूलर रहा अशोका। आप एक और चीज़ ध्यान दें, ये अशोक मैंने गलत नहीं लिखा हुआ है,
अशोक, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अशोक और अशोक, ठीक है। ये अशोक पाली भाषा में अशोक के लिए ही लिखा गया है, ASOK, अशोका, वही है ये अशोका जो ASHOK आज हम कहते हैं। ये पाली भाषा में उस समय जो अभिलेख मिले तो पाली के हिसाब से इसमें लिखा गया है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक बताता है अशोका। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन कहाँ तक फैला लिया था, आप देख सकते हैं, जितना ये ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन इस सारे में फैला लिया था। ये व्हाइट का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये है कलिंग का एरिया। कौन सा एरिया है ये? कलिंग, ठीक है ना, जो आधुनिक उड़ीसा मैंने कहा था, ये बाद में अशोक ने मिलाया था। ओके, और नीचे ये आपने पढ़ेंगे बाद में, जो हम दक्षिण के राजा उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने कहा व्हाइट एरिया ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ये है कलिंग उड़ीसा का। चंद्रगुप्त मौर्य का बाकी ये नीला वाला एरिया था। मैंने कहा कलिंग जीता अशोक ने। ओके, अशोक, अशोक के नाम पे आज हमारा जो राजकीय प्रतीक है, नेशनल एम्बलम कहते हैं, आप जानते ही हैं। ये चिन्ह, अशोक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है आपके सामने लेफ्ट साइड में, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो भारत का राजकीय प्रतीक क्या है? अशोक चिन्ह, नेशनल एम्बलम। कहता है अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। ये सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, यहाँ से लिया गया है। इसके मूल रूप, इसमें 4 शेर हैं, आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना, आपको 3 ही दिखते हैं, चौथा शेर इसके बैक साइड में है। चारों शेर अपनी पीठ आपस में मिलाए हुए, ठीक है, जिससे हमें एक बार में 3 ही दिखाई देते हैं। कहता है चारों दिशा की ओर मुंह किए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है। इसका नीचे का जो बेस है ये कैसा है? गोल। ये जो बेस है ये गोल है, ठीक है। आपको सामने से इसका एक हिस्सा दिख रहा है। कह रहा है जिस पर हाथी, घोड़ा, एक सांड और एक, कहता है हाथी, घोड़ा, सांड और एक शेर बना हुआ है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। कहता है इस कमल के रूप के आकार का है। देखिए आपको इसमें एक घोड़ा दिख रहा है, आपको इसमें एक सांड दिख रहा है, इधर देखेंगे आपको हाथी दिख रहा है, घोड़ा, इसके पीछे की तरफ क्या है? सांड और शेर, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे घोड़ा और सांड दिख रहा है, जबकि यहाँ पर घोड़ा और हाथी दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा इसके नीचे घोड़ा भी है, हाथी भी है, सांड भी और एक शेर भी है, और 4 शेर ऊपर की ओर हैं। ये सारे इसमें जानवर दिखाई देते हैं। और ये शब्द जो सत्यमेव जयते हमारे राज के प्रतीक चिन्ह में लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये देखिए मुंडकोपनिषद, ठीक है। इसका मतलब होता है सच्चाई की विजय होती है। चलिए, अशोक से हम यहाँ पहुंचे थे, अब हम आते हैं आगे। अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक की धम्म नीति, कहता है अशोक की धम्म नीति में बताया गया है कि बड़ों के लिए आदर, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार। मतलब बहुत ही अच्छी बात है इसमें कही गई है, नैतिक जो बातें हैं वो कही गई हैं। कहता है दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर करना। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, ठीक है। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी, ठीक है। धम्म महामात, ये धम्म धर्म से अलग है, ध्यान दें, ये अशोक का धम्म है, ठीक है। धम्म पाली में है ये एक्चुअली में, तो वो इंग्लिश में भी आप देख लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धम्म, अकॉर्डिंग टू हिम रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ascetics and Brahmins, generous dealings with servants and slaves, respect other religions and traditions. According to Ashoka, the life of people through Dhamma will be good in this world and the world after it. Special officers known as the Dhamma Mahamata were appointed to spread the message of Dhamma. ठीक है, धम्म के बारे में पढ़ा आपने। कहता मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, पहला कहता आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सच एज स्कल्पचर, जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं जैसे कि मूर्तिकला। कंटेम्प्रेरी क्रिएशन, उस समय में जो क्रिएशंस यानी रचनाएं लिखी गई थी। अशोक के पत्थरों और स्तंभों पर लिखे अभिलेख, रॉक्स एंड पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं अशोका के द्वारा, ठीक है। ये मौर्य मूर्तिकला के नमूने आपको दिखाई दे रहे हैं, उस समय जो मूर्तिकला या कलाकृति आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल्स मैंने कहा, एक तो मूर्तिकला से हमें इसके मिलते हैं। आइए, मैंने कहा समकालीन रचनाएं, देखो कहता है कंटेम्प्रेरी क्रिएशन, उस समय की जो रचनाएं, उस समय जो एक राजदूत आया था यूनान से, उसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसने भेजा था इसको? इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर
ठीक है, जिसका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ये चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था और मेगास्थनीज को यहाँ दिया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे युद्ध हारने के बाद 4 प्रांत लिए थे। ठीक है, और एक ये मेगास्थनीज एम्बेसडर लिया था और इसकी पुत्री से विवाह किया था, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ। सेल्यूकस निकेटर कौन था, मैं ये भी आपको बता दूं, आपने सुना है नाम सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर का सेनापति था सिकंदर, सॉरी सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। तो अलेक्जेंडर के मौत के बाद सेल्यूकस निकेटर यूनान का बन गया था राजा, तो ये बाद में आक्रमण करता है। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था यहाँ। मेगास्थनीज जिसने किताब लिखी है इंडिका। ओके, इस किताब का भी नाम आप याद रखेंगे, इंडिका। तो इसकी फेमस किताब है जिसका वर्णन आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मैंने कहा यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज जिसने किताब लिखी थी इंडिका। ओके, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। फिर हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो मंत्री था, जो चाणक्य यानी कौटिल्य और विष्णुगुप्त उसी के नाम थे। पिछले वीडियो में बताया था आपको, इन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ओके, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो जानकारी किस किस से मिल रही है, स्रोत के बारे में बता रहा है। एक तो इंडिका किताब, यहाँ पे आगे इंडिका लिख देना। इंडिका किताब राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई थी। और फिर जैन और बौद्ध ग्रंथ जो थे उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ पौराणिक ग्रंथ जैसे ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह थे, संस्कृत ग्रंथ, ओके, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। देखिए मेगास्थनीज इंडिका प्राइमरी सोर्स एडिशन। ठीक है, ये मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, ये हमारे जो प्राइमरी उसका सोर्स है, वहाँ से जानकारी प्राप्त करने का। कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य बहुत ही कूटनीति के माहिर व्यक्ति थे, इनकी कूटनीतियाँ आज तक पढ़ी जाती हैं। फिर कहता है जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मौर्य एम्पायर। मैंने कहा जैन और बौद्ध साहित्य से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। द अर्थशास्त्र रिटन बाय चाणक्य ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। ओके, सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये खास बात ध्यान देने लायक, सॉरी यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्र किताब का नाम है, तो इंग्लिश में भी वो अर्थशास्त्र ही रहेगा। सब्जेक्ट ऑफ अर्थशास्त्री क्या होगा, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखना है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। इस किताब का नाम अर्थशास्त्र है पर इसका विषय अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र का विषय है राजनीति तथा लोक प्रशासन। ठीक है, अर्थशास्त्र का विषय क्या है, राजनीति तथा लोक प्रशासन। ओके, आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, बता दी आपको। ब्राह्मण ग्रंथ और धर्मशास्त्रों से भी मिलती है, पुराणों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विशाख दत्त ने एक किताब लिखी थी मुद्रा राक्षस, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में ही हमें ये पता चलता है कि कैसे नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से हराया था और नंद वंश के बदले मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ये जानकारी हमें मुद्रा राक्षस से ही मिलती है। कहता मौर्य काल के प्राचीन भवन और स्तूपों से भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब आ जाओ, मौर्य काल के मृदभांड, अभिलेख और मूर्तिकला भी मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भवन, स्तूप और मृदभांड, अभिलेख तथा मूर्तिकला। आप ये सांची का स्तूप देख रहे हैं, ठीक है, सांची मध्य प्रदेश में है। ये सांची का स्तूप का जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये भी सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आपके दिल्ली में एक पार्क है, उसमें भी सांची के स्तूप का एक संरचना को बनाया गया है ना। हाँ जी, सांची स्तूप के बाद आगे चलते हैं। कहता है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रिंग द मौर्य एम्पायर। कहता है देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। 5 बड़े राजनीतिक केंद्र थे, जिसमें से 1 इज कैपिटल एंड 4 अदर्स प्रोविंशियल सेंटर्स। एक तो राजधानी थी और 4 प्रांतीय केंद्र थे। राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसका नया नाम है पटना। पटना नाउ इज द कैपिटल ऑफ बिहार। आप जानते हैं पटना, ये पुराना नाम था इसका, पाटलिपुत्र, जो कि राजधानी थी मौर्यों की। और 4 प्रांतीय केंद्र कौन कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी। ये तौसली, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी, ये 4 प्रांतीय केंद्र थे। आओ देखिए, तक्षशिला कहाँ है अभी, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। उज्जैनी, इसका नया नाम उज्जैन है और ये मध्य प्रदेश में है। तोसाली उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा का नया नाम ओडिशा हो गया वैसे।
ठीक है। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी का है कर्नाटका में। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, गिरी का मतलब है पर्वत। स्वर्णा मीन्स गोल्ड एंड गिरी मीन्स माउंटेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्डन माउंटेन। आज भी कर्नाटका में सोना ज़्यादा मिलता है ना, सोने की खानें वही हैं, तो ये वहाँ पर सोने की खानें होती थी, इसलिए इसको स्वर्णगिरी कहते थे। ठीक है, देखिए आप नक्शे में भी देख सकते हैं, मैंने आपको बताया इसमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। कौन सी उनकी कैपिटल थी, कैपिटल आपको दिखाई दे जाएगी इसमें, पाटलिपुत्रा। ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखें, तो मैंने कहा कैपिटल थी इनकी पाटलिपुत्रा, आपने पढ़ा है। मैंने कहा था 4 केंद्र थे, एक था तक्षशिला, ये पाकिस्तान की तरफ। दूसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, उज्जैनी, उज्जैनी जो नया नाम उज्जैन। एक मैंने कहा था स्वर्णगिरी, और एक मैंने कहा था तोसाली। तो ये 4 प्रांत केंद्र थे और ये राजधानी थी। अब इनमें आपस में देखो आना जाना, व्यापार, आवागमन सब रहता होगा, ठीक है ना। तो ये 5 में संपर्क भी रहता, तो आना जाना, इनके और भी केंद्रों में जाते होंगे, 4 तो प्रमुख केंद्र थे ही। नक्शे में आपको पता भी होना चाहिए, ये अक्सर पूछ भी लेता है कि तक्षशिला कहाँ है, आप जानते हैं ये रहा। स्वर्णगिरी कर्नाटक की तरफ, देखो कर्नाटक का नीचे, इधर केरला है, इधर आंध्र प्रदेश वगैरह है ना, इधर तमिलनाडु है, ये कर्नाटका है, तो इधर स्वर्णगिरी ये रहा। तोसाली उड़ीसा, ये उड़ीसा का एरिया इधर है। ठीक है, उज्जैन ये रहा आपका, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और पाटलिपुत्र बिहार में ये रहा। ठीक है, सभी नक्शे को अच्छी तरह समझ भी लें। कहता है अशोक के अभिलेख आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल सब जगह एक जैसे उत्कीर्ण किए गए थे। एक जैसे ही उत्कीर्ण मतलब एनग्रेव, गुदे हुए थे ना। ये देखिए, आप देख सकते हैं अशोक ने कितने अभिलेख लिखे हैं, ये पूरा नक्शा पूरा भर चुका है अशोक के अभिलेखों से। देखिए आप ध्यान से देखिए, जो मैंने रेड ट्रायंगल बना रखा है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो उसके क्या नाम है आपके अभिलेख मिले हैं चट्टानों में। ठीक है, ये कांधार से लेकर आप देखेंगे गिरनार, सनाती, कलिंगा, कहाँ कहाँ पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये कलसी उत्तराखंड में भी है, मेरठ उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, ये पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं और मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, पूरे भारत में अशोका के अभिलेख। तो यही कह रहा था मैं कि सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरांचल सब जगह एक जैसे उत्कीर्ण किए गए थे। तो क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? पॉसिबल है, हर जगह का अलग क्लाइमेट है, अलग लोगों का रहन सहन सब कुछ है, तो कैसे? कहता अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र की अलग अलग जरूरतें। ओके, सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर। सबसे ज्यादा नियंत्रण प्रशासनिक रूप से कहाँ होता था? अपनी राजधानी पे, राजधानी पे ज्यादा नियंत्रण होता है हमेशा, और उसके आसपास के जो 4 मैंने कहा प्रांतीय केंद्र, उधर ज्यादा नियंत्रण होता था। कहता तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। जो तक्षशिला है और उज्जैनी, देखो आप एक बार फिर देख लें, ये तक्षशिला और ये उज्जैनी। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों कहाँ है? लंबे व्यापारिक मार्ग पर, लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्गों पर थे ये दोनों। ठीक है, कहता है तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। स्वर्णगिरी मैंने कहा कर्नाटक में सोने की खानों के लिए उपयोगी था। भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन था। ठीक है, यहाँ सारी जगह या तो भूमि के द्वारा भी जाते थे और नदी मार्गों से भी जाया जाता था। भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन था। फिर कहते हैं आइए, राजधानी से प्रांत तक आने जाने में कई हफ्ते और महीनों तक का समय लगता था। ठीक है, ये तो है नहीं कि भाई हवाई जहाज उड़ा और फटाफट पहुंच गए। आप पैदल चलेंगे, बीच में विश्राम भी करेंगे, रुकेंगे भी। आपको आपकी बैलगाड़ी हो या आपकी घोड़ा गाड़ी हो, उसको भी आराम चाहिए, वो भी मर जाएगा जीव। तो कहता है बीच में यात्रियों को विश्राम और खान पान की व्यवस्था भी करवाई जाती थी। यात्रियों की सुरक्षा भी होती थी कि भाई रास्ते में कोई लूट ले, तो सुरक्षा का कार्य सेना को सौंपा गया था। मौर्य साम्राज्य के पास कहते हैं बहुत विशाल सेना थी। एक यूनानी जो स्रोत है, ठीक है, उसके अनुसार ही कहता है मौर्यन रूलर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स। देखो, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं ये तो भैया अतिशयोक्तिपूर्ण है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, पर कई जगह ये वर्णन मिलता है कि 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी इनकी सेना में थे। मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैन्य गतिविधि के समन्वयन के लिए 6 उपसमितियां बना ली, एक समिति बनाई है। ठीक है, एक समिति बनाई है जिसकी 6 उपसमिति है, एक कमेटी है जिसकी सब कमेटीज हैं 6। और क्या क्या काम है उनका? जैसे पहली जो सब उपसमिति है उसका काम है नौसेना का संचालन। दूसरी का काम है यातायात और खान पान का संचालन। तीसरी कहता है पैदल सैनिकों का संचालन। चौथी क्या करती है? अश्वरोहियों, मतलब जो घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, घुड़सवारों,
पांचवी रथारोही, एक खाली घोड़े थे, ये घोड़े जो रथ पे लगे हुए हैं। छठी हाथियों का संचालन करने के लिए, क्योंकि सैनिकों के लिए सारी चीजें जरूरी थी। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ उप समितियां भी थी, मैंने कहा सब कमेटीज, टू अरेंज बुलक कार्ट फॉर कैरिंग इक्विपमेंट। उप समितियों का काम था बुलक कार्ट का अरेंज। ठीक है, तो मैंने कहा बैलगाड़ियों का प्रबंध करना, ताकि वो उपकरण जो उपके इक्विपमेंट्स हैं उनको कैरी करके ले जा सके। फूड फॉर सोल्जर्स, उनके लिए अरेंजमेंट करना। फॉडर्स मतलब जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था। ओके, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति, आर्टिसंस एंड सर्वेंट्स। ओके, कह रहा मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं और 20वीं, कहता 19th and 20th century historians found the existence of such an empire in ancient India challenging and exciting। 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है। उस समय जब हम गुलाम भारत थे तो बड़ा ही एक्साइटमेंट वाली बात थी और चैलेंजिंग थी कि प्राचीन भारत का इतना विशाल साम्राज्य हो सकता है। जब उन्होंने खोजा तो उनको लगा अच्छा ओके, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक अखंड भारत बनाया गया था। ठीक है, एंटायर इंडिया को उसने एक कर दिया था। मैं दिखाया था आपको कहाँ से कहाँ तक भारत फैला रखा था। ओके, तो पूरा भारत अखंड मतलब जिसका कोई खंड ना हो, टुकड़ा ना हो, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक भारत हो गया था। अलग अलग जगह अलग अलग राजा सरदारियाँ यहाँ नहीं थे, तो इसके लिए मैंने कहा कि अखंड भारत बनाया था। ये भी एक बड़ी बात थी। मौर्यकालीन पुरातत्व अद्भुत कला के उदाहरण थे। जो मौर्यकालीन पुरातत्व कला काफी अद्भुत थी। अभिलेखों पर लिखे संदेश, जो संदेश मिले अभिलेखों पर, वो अन्य राजाओं के अभिलेखों से अलग हैं। अशोक अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक जो था हम्बल, पोलाइट। ठीक है, कहता है मौर्यकालीन शासकों ने अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं जोड़ी, बड़े टाइटल्स अपने नाम के आगे नहीं लगाए हैं जैसे कि बाकी राजाओं ने लगाए थे। तो इसीलिए कहता है 20th सेंचुरी जो नेशनलिस्ट लीडर ऑल्सो कंसिडर्ड अशोका अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अशोक उनके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स था, राष्ट्रवादी नेताओं के लिए। राष्ट्रवादी नेता मतलब जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। कहता है परंतु बट, अशोक मौर्य साम्राज्य के बारे में कहता है बट यह साम्राज्य मात्र 150 वर्षों तक ही चल पाया, ज्यादा लंबा नहीं चला, सिर्फ 150 वर्षों तक ही चल पाया। उपमहाद्वीप के सब क्षेत्रों तक नहीं फैल पाया। साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत नियंत्रण एक समान नहीं था, हर जगह अलग अलग तरीके से था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़ों की स्थापना हो गई थी। टूट गया था धीरे धीरे, बाद में 150 साल के बाद मैंने कहा ये साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा था। ठीक है ना, समझ आया यहाँ तक। मैंने आपको बताया था जी सिर्फ 150 साल ही चल पाया। मैंने आपको जो बताया था इसमें, तो इसीलिए ये ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाया। ओके, 321 में स्थापना हुई थी और 185 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गया था, तो लगभग 150 के आसपास साल चल पाया। अब इसमें जो अगला टॉपिक है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, राजधर्म के जो नए सिद्धांत आए थे। इसमें हम पढ़ते हैं दक्षिण के राजा और सरदार। ठीक है, चीफ, सरदार इसमें चीफ कहता है। आइए देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे चोल, चेर, पांड्य, सातवाहन और शक। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं आपका। इसमें सबसे पहले संगम पीरियड, संगम साहित्य जो तमिल साहित्य था उस समय में संगम काल इसलिए कहा गया है। इसका टाइम पीरियड देखिए कितना लंबा है। कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 30वीं शताब्दी ईसवी तक। ईसा से पूर्व से ईसवी तक, देखिए ऊपर BC है नीचे CE है। ठीक है, तो वही बात हो गई। ये कितना लंबा हुआ, ये मैंने आपको नंबर लाइन कही थी 0। ओके, तो ये आपका BCE इधर गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक फैला था। तो 600 साल पहले से ये और 300 साल यहाँ तक, तो लगभग कितना 600 इधर और 300 इधर, 3 सेंचुरी। ठीक है, 3 सेंचुरी मतलब 100, तो 300 AD और 600 BC, यानी कुल 900 साल लंबा ये पीरियड बात करता है इसकी। ओके ओके, ये देख सकते हैं आप, चोल किधर है, पांड्य किधर है, चेर किधर है। इसमें चोल, पांड्य और चेर, ये संगम काल जो था ये था चोल, पांड्य और चेर। ओके, ये केरला वाला क्षेत्र, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। आइए, कहता है इसमें अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडिया संगम पीरियड, इसमें आपको थोड़ा और बड़ा करके खुला करके देख रहे हैं। ये इधर केरल, ऊपर कर्नाटका का एरिया है, नीचे तमिलनाडु, केरल का एरिया इधर आपका। ठीक है, आओ ये देखिए, ये भारत का आज का नक्शा भी आप देख सकते हैं। मैंने कहा था केरल, ऊपर कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, अब ये अलग हो गया है। सातवाहन राजा हम पढ़ेंगे, वो ऊपर महाराष्ट्र की तरफ पड़ेगा। ठीक है,
कहता है चीफ एंड किंग्स इन द साउथ, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, चोल, चेर, पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ, इन्हें सरदारी कहा गया। ठीक है, जो सरदार, ये अलग सरदार थे, तो इनका जो एरिया उसे सरदारी कहा गया। सरदारी क्या है? सरदारों का जो एरिया थे। चोल, चेर और पांड्य ये सरदारी ही है। सरदारी क्या है ये समझने में दिक्कत ना करें। तमिलकम एक वर्ड यूज किया। तमिलकम कहता है प्राचीन तमिल देश का नाम, जो तमिल एरिया जितना फैला हुआ था, जिसमें तमिलनाडु के अलावा वर्तमान आंध्र प्रदेश, जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश है, और केरल का भी कुछ हिस्सा शामिल था। ओके, श्रीलंका का भी कुछ हिस्सा इसमें था। तमिल का क्षेत्र स्थिर और समृद्ध साबित हुआ। काफ़ी स्थिर, मैंने कहा क्यों? क्योंकि कितना लंबा था, लगभग 900 साल, जबकि मौर्य देखा मैंने कहा कितना बड़ा साम्राज्य, पर 150 साल ही चल पाया। ठीक है ना, तो कहता है इनका पीरियड लंबा और समृद्ध था, स्थिर और समृद्ध। देखिए तमिलकम, ये सारा एरिया तमिलकम है, येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है जो। ठीक है, इसमें चेल, चोर और पांडे जो थे इस तमिलकम क्षेत्र में काम कर रहे थे। सरदार और सरदारी, चीफ एंड चीफडम्स। कहता है चीफ वॉच पावरफुल मैन हुज पोजिशन में और मे नॉट बी हेरिडिटरी। वो वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। वंशानुगत मतलब बाप का बेटा फिर राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, तो वंशानुगत भी है, कई जगह का है, कई जगह का नहीं भी है। उसके खानदान के लोग उसके समर्थक होते थे, जो किन फॉल्क मतलब कुनबे के जो लोग हैं वही उसके सपोर्टर होते थे। जनरली देयर इज नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम्स। सरदारियों की कोई अपनी आर्मी नहीं थी, कोई अपना ऑफिसर्स नहीं था, जबकि राजा का होता था। ठीक है, राजा में सरदार में यही कुछ फर्क इसमें आएगा। देखो सरदार के क्या कार्य थे? विशिष्ट अनुसंधान अनुष्ठानों का संचालन करना, ओके, युद्ध के समय नेतृत्व करना, और विवाद हो जाए तो उसमें मीडिएटर यानी ठीक है मध्यस्थता करना। कहता है अपने अधीन लोगों से भेंट लेना और अपने समर्थकों में उसे बांट देना। राजा क्या करता था? राजा लेता था टैक्स, और ये क्या ले रहे हैं? गिफ्ट। ओके, ये ले रहे हैं गिफ्ट, राजा लेता था टैक्स। तो ये फर्क है दोनों में, सरदार और राजा में। ओके, और ये टैक्स गिफ्ट लेकर के उसको अपने ही सपोर्टर्स में, अपने सपोर्टर्स में भी बांट देता था कि लो भाई सब रखो। कहता है जैसा कि तमिल महाकाव्य एक शिल्पाधिकारम है, जिसमें पांड्य सरदार सेनगुतवन की वन यात्रा के उल्लेख से पता लगता है। आपकी बुक में इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये शिल्पाधिकारम एक महाकाव्य तमिल का, जिसमें कि इस बात का पता लगता है कि वो कैसे गिफ्ट लेते थे और बांट देते थे। कहता है चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहता है प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों से कविताओं से, जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार किया। तो पहला स्रोत की ये बात कर रहा है, ये कहता है तमिल संगम ग्रंथ। ओके, तमिल संगम ग्रंथ। चले आगे। कहता है कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। कैसे राजस्व? यानी रेवेन्यू इकट्ठा करते थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। ओके, इसके जो ये काम है, इनमें सातवाहन और शक राजा प्रमुख है। जो सातवाहन राजा और शक राजा ये मेन काम करते थे। शक जो थे मध्य एशियाई मूल के थे, ये मध्य एशिया से आए हुए थे और यहाँ पर राज करने लग गए थे। ठीक है, सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। देखिए इसमें आप सातवाहन राजा देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र का जो निचला हिस्सा, ठीक है, ये देखिए सातवाहन राजा यहाँ पर है। ओके, जो शक राजा मैंने कहे थे, शक छत्रप इस गुजरात की तरफ थे, यहाँ पर गुजरात का जो एरिया है यहाँ थे शक छत्रप। ठीक है, शक राजा इधर थे और सातवाहन इधर थे। चोल, चेरे, पांडे आप यहाँ जानते ही हैं। ओके, तो ये आपको नक्शे में पता होने चाहिए, नक्शा भरने को भी आएगा, इन पांचों का पूछ लेगा। ओके, सातवाहन एम्पायर देखिए यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रहा है, ये कलिंग उड़ीसा वाला एरिया। क्षत्रप जो लिखा है, ये क्षत्रप यानी ये है वो शक वाला एरिया। ओके, चले दैविक राजा। अब इसमें जो अगला टॉपिक आता है डिवाइन किंग्स। डिवाइन किंग्स, दैविक राजा, इसमें क्या है? जो राजाओं के लिए अपने आप को ऊपर उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे? देवी देवताओं के साथ खुद को जोड़ देते थे। राजाओं का बेस्ट तरीका था कि वो अपने आप को राजा अपने आप को देवी देवताओं के साथ रिलेट कर लेते थे। कहता है दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय कुषाणा। सबसे अच्छा इसको किसने किया? कुषाण राजाओं ने। हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक उनका पूरा विशाल साम्राज्य था। इन शासकों ने क्या किया? मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां लगवाई, अपनी मूर्तियां। ओके, वो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देवतुल्य दिखाना चाहते थे, लाइक गॉड्स, कि मैं गॉड की तरह ही हूँ, हम भगवान का ही रूप है।
ठीक है, एक ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, कुषाण राजा कनिष्क की मूर्ति ये मिली है। इसका सिर कटा हुआ मिला है। ये मूर्ति भी प्राप्त हुई है मथुरा के पास से। कहता है उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली, और अफगानिस्तान के भी एक देव स्थान पर इसी प्रकार की मूर्तियां मिली है। कहता है कुषाण सिक्के अब उनके राजधर्म को दर्शाते हैं। कौन? कुषाण सिक्के। कैसा उनका राजधर्म था? देखिए इस सिक्के में आपको क्या दिख रहा है, ये इधर जो लेफ्ट में है ये है कुषाण राजा कनिष्क, और दूसरी तरफ इसमें बनाया हुआ है इनका देवता, जो देवता का चित्र, एक तरफ अपना चित्र बना दिया और एक तरफ देवता का चित्र बना दिया। तो लेफ्ट में जो है उसने अपना चित्र रखा हुआ है, और जो राइट साइड में दिख रहा है ये देवता का चित्र है, इसी सिक्के के एक तरफ और दूसरी तरफ। तो ये अपने आप को देवताओं की तरह ही दिखाते थे। इनकी ललाट देखिए, इनमें से जैसे आग निकल रही होगी, इनके हाथ पैर, मतलब बिल्कुल देवता का रूप अपने आप को दिखाते थे। कहता है कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। क्या उपाधि लगाई थी इन्होंने? देवपुत्रा। ठीक है, ये शायद कहते हैं चीनी शासकों से प्रेरित रहे होंगे, जो स्वर्गपुत्र की उपाधि प्रयोग करते थे। चीनी शासक जो थे वो अपने साथ कौन सा टाइटल लगाते थे? स्वर्गपुत्र। तो वैसे ही इन्होंने भी अपने नाम के साथ लगाया देवपुत्र। ठीक है, मैंने कहा एक तरफ राजा, दूसरी तरफ देवता का चित्र। सबसे प्रतापी राजा कुषाण वंश का कौन था? कनिष्क। इसके बाद आता है गुप्ता रूलर, गुप्त शासक जो थे। ये 275 एडी, एडी और सीई एक ही होता है। अब हम प्लस में आ गए हैं, अभी में घटता नहीं होगा, इसमें बढ़ ही रहा है क्रम। ठीक है, 275 से 455 सीई। कहता है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहते हैं? गुप्ता पीरियड। स्थापना किसने की थी गुप्त वंश की? श्रीगुप्त ने। ओके, और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। इस काल के अधिकतर सिक्के सोने से बनाए जाते थे। सोने के सिक्कों पे बहुत काम हुआ है। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, बड़े बड़े साम्राज्य मिलते हैं। कहता है इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। सामंत 11th क्लास में आपने पढ़ा था। सामंत ये अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण शामिल था। सामंत कौन थे? अपना निर्वाह करते थे स्थानीय संसाधनों द्वारा। ओके, और भूमि पर नियंत्रण इनका रहता था। सैनिकों, शासकों को सैनिक सहायता देते थे, शासकों का आदर भी करते थे, और जब शक्तिशाली हो जाते थे खुद भी राजा बन जाते थे। ठीक है, और जो राजा दुर्बल होते थे वो बड़े शासकों के अधीन हो जाते। जो छोटा राजा दुर्बल हो गया वो बड़े राजा के अंदर, जैसे मौर्य साम्राज्य फैल रहा था, उसने अपने जो छोटे छोटे राजा थे उन सबको अपने अंदर ले लिया था। गुप्त शासकों के इतिहास जानने का हमारे स्रोत क्या है? स्रोत वही है सिक्के, साहित्य और अभिलेख। ओके, देखिए सिक्के, ये देखिए गुप्त वंश में ये समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त इसमें वीणा बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। समुद्रगुप्त को वीणा प्रेमी कहा जाता है। ये जो लेफ्ट में दिख रहा है ये समुद्रगुप्त का पिक्चर है। ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कई जगह सिक्कों में। समुद्रगुप्त को इसलिए कहा गया कला प्रेमी, संगीत प्रेमी। ठीक है, ये देखिए वीणा इसके हाथ में, सब इस पिक्चर में क्लियर देख सकते हैं। ये हाथ में वीणा बजा रही, वीणा बजाते हुए का चित्र है। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के हाथ में, मैंने कहा क्या है? वीणा। तो इनके हाथ में वीणा का चित्र है। ये इस पिक्चर से आप इसे आराम से समझ सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये इस सिक्के में बनी हुई है। ठीक है ना, तो समुद्रगुप्त को क्या बजाते हुए दिखाया गया? वीणा। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी दिखाया गया है। साहित्य से भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बड़े राजा थे, इनके बारे में सुना होगा। इनके दरबार में नवरत्न होते थे। ठीक है, जैसे आपने अकबर के नवरत्न सुने ना, वैसे ही। कौन थे? कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, शपनक, वैताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, वरामिहिर और वरारुचि। ये 9 मंत्री थे साहित्य, जो साहित्य से जुड़े हुए कला प्रेमी वगैरह। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। महाकवि कालिदास, आपने इनका नाम तो सुना ही हुआ है। मैंने कहा सबसे फेमस जो थे इनके दरबार में नवरत्नों में कालिदास। कहते हैं इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान थे, श्रेष्ठ कवि थे, गणित के प्रखंड विद्वान थे, विज्ञान के विशेषज्ञ थे। ठीक है, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए थे ये, गणित से लेकर तुम्हारा क्या नाम है, विज्ञान तक। एक किताब है विद्या सुंदर और पत्र कौमुदी, ये दोनों जो काव्य हैं किसने लिखे हैं? वररुचि द्वारा। वररुचि, वरुचि नहीं है, वररुचि है। ठीक है, अमरकोश अमर सिंह की रचना है। पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर की रचना है। और कालिदास जी ने तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, और भी बहुत सारे हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। क्यों? विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी नाम है।
कहते हैं उनके वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा थी, उन्होंने इंग्लिश के लगभग हर वर्ड को यूज किया था। ऐसे ही संस्कृत के हर वर्ड को कालिदास ने यूज किया था। इनका जो संस्कृत का लिटरेचर में इनका नाम आता है। अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से एक प्रसिद्ध है प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? एक स्तंभ में अभिलेख है। प्रयाग में ये स्तंभ है, प्रयाग इलाहाबाद का नाम है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के जो राजकवि हरिसेन है, इन्होंने संस्कृत में लिखा था। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं, इसका पिक्चर मैंने आपकी बुक में से डाला हुआ है। क्या इसमें लिखा गया है? प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा में, तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। ठीक है, इसमें ये सब लिखता है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुण और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश का कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय की भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं, उनके मस्तिष्क की दीक्षा दुनिया, मतलब ये सारी अपने राजा की बढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह मैंने कहा इन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में पूरी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का आप चित्र भी देख सकते हैं, वो तो खाली ट्रांसलेशन हमने दे रखा था। ये इस तरह गोल पत्थर पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस पत्थर से आप पास से भी इसका चित्र देख सकते हैं। इस तरह हमने आज का ये पार्ट ख़त्म करते हैं, फिर हम तीसरा पार्ट इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जिसने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अगली जल्दी ही हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आते हैं। नमस्कार साथियों।